जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है हिंदी शिक्षण विधि। साथियों, आपकी पवन सीरीज से जो आपके 2 वीडियोस बनाए हैं, 1 और 2 पार्ट वहां पर हमने डिवाइड किए हैं, तो आप आराम से कम कम समय में दोनों वीडियोज को वहां पर देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर अब शुरू करने जा रहे आपके ईजी नोट्स के क्वेश्चंस। ईजी नोट्स के सारी वोकेबुलरी क्वेश्चन कराने के बाद मैं सोच रहा हूं कि आपके वन लाइनर करा दिए जाएं ताकि एग्जाम में आपको बहुत सारा लाभ मिल सके। और साथ ही जो भी क्वेश्चंस आज इजी नोट से कराए जाएंगे उन शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जो चीज़ें बोली जाएंगी उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके कल के पेपर में क्वेश्चंस घुमाए गए थे और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो आइए साथियों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे न छूटे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं फर्स्ट लेसन हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एवं भाषा के विविध रूप। ठीक है साथियों, इस लेसन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द है क्या, शब्द के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लिया कि आपके वर्ड जो होते हैं का, खा, गा, घा, क्या का, खा, गा, तो इसमें अब इसको हम लोग शब्द कहें, का, खा, गे, कोई चीज होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए सार्थक वर्ड समूह को एक से अधिक वर्ड होने चाहिए और सार्थक होना चाहिए, उनका अर्थ जो है सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब कह रहे हैं भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है, तो भाषा का प्रमुख अवयव वर्ड, वर्ड से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद और पद से बनते हैं वाक्य, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का निर्माण कैसे होगा? अमूर्त ध्वनि से, मुख संकेतों से या व्यक्त ध्वनियों से या फिर आंखों से। तो भाषा कोई आंखों से तो बोलने वाली चीज़ है नहीं, व्यक्त ध्वनियों से, मतलब जो चीज़ हम लोग व्यक्त करेंगे, अपनी वाणी से व्यक्त करेंगे, वही तो भाषा होगी, तो व्यक्त ध्वनि से। अगला क्वेश्चन 4 आपके सामने है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि होगी। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की 18 बोलियां हैं। कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है, तो हिंदी अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है। जो हम लोग अभी हाल प्रयोग कर रहे हैं, इस बोली को हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं। अगला है पूर्वी हिंदी का संबंध किसे माना जाता है, तो किससे माना जाएगा? अर्ध मागधी अपभ्रंश से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी की उपबोलियां कितनी हैं, तो हिंदी की उपबोलियां 5 हैं। कितनी हैं? उपबोलियां 5 हैं, जबकि यहाँ पर कह रहे थे हिंदी की कितनी बोलियां हैं और यहाँ पर पूछ रहे उपबोलियां। तो बोलियां कितनी? 18 और उपबोलियां कितनी हैं? 5 हैं। अगला वेद किस भाषा में लिखे गए, तो बासे वेद बासे वैदिक संस्कृति में लिखे गए। नो कन्फ्यूजन। अगला है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो पूरी हिंदी के अंतर्गत 18 है, लेकिन पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। अब देखिए दिशाएं 4 होती हैं, जिसमें आपने पूरब को इंडिकेट कर दिया, 3 बची तो बस 3 ही इससे रट्टा मार लो। गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो गढ़वाली कहाँ पर बोली जाएगी साथियों? उत्तराखंड में बोली जाएगी या फिर राजस्थान में। तो गढ़वाली आप जानते हैं उत्तराखंड की भाषा है। अगला संपर्क भाषा का तात्पर्य, संपर्क भाषा कौन सी होगी? जो 2 चीजों से संपर्क कराए, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच संपर्क करने की भाषा संपर्क भाषा होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि में कैसे लिखी जाएगी? इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब रापे की मात्रा रे, खापे की मात्रा खे, ऐसे करके। इसमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है, तो अवधी ब्रज साहित्य पर भाषा का आविष्कार रामचरितमानस हो गई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है, तो
उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है मिलीजुली भाषा। 17 में कह रहे हैं पाली का संबंध किस धर्म से है, तो पाली आप समझते हो पाली प्राकृत, पाली और प्राकृत भाषा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है, उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है, तो ये तुर्की भाषा का है। बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषाओं में मुख्य है, तो कौन सी है, मुंडारी भाषा। कौन सी है साथियों, मुंडारी भाषा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप माने गए हैं, तो भाषा के 2 रूप माने गए हैं। ठीक है, भाषा के कितने रूप माने गए, 2 रूप माने गए हैं। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है, तो भारत के संबंध में हिंदी जो है वो विदेशी भाषा नहीं है। क्या, विदेशी भाषा नहीं है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत भाषा आपकी ये सभी भाषाएं हैं। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है, तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ जो है वो माध्यमिक स्तर पर होता है। किस पर, माध्यमिक स्तर पर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बात हिंदी की दलितता की द्योतक है, मतलब हिंदी की जो दयनीय स्थिति है, मतलब हिंदी जो इतनी स्थिति जिसकी खराब है उसकी सीधा कारण है राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा। राजनीति के चक्कर में हिंदी की सब कुछ ये दशा है, वरना हिंदी हिंदी है। राजनीति में पढ़ के सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, तो हिंदी है बेचारी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी के इस समय कम है, हिंदी में समय कम है, तो हिंदी में जो है अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकारता। जो अहिंदी भाषी हैं वो हिंदी को स्वीकार नहीं करते हैं। विद्यालयों में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए, तो विद्यालय में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा और एक प्राचीन भाषा। क्या चाहिए, विदेशी भाषा भी चाहिए और एक प्राचीन भाषा चाहिए। मातृभाषा क्यों चाहिए, मातृभाषा वो होती है जिसको बच्चा पहली बार अपनी माँ से सीखता है। मातृभाषा वो होती है जिसके द्वारा हम अपने सभी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। साथियों सोचिए, आपसे कह दिया जाए कि आप इंग्लिश में किसी से बात कीजिए तो आप टूटे फूटे शब्दों को लेकर आएंगे, लेकिन वो बात नहीं कह पाएंगे जो आपको कहनी है। लेकिन मातृभाषा यानी कि जिस भाषा के माध्यम से हम लोग डेली बातें करते हैं, उस भाषा में हम सारी चीज़ें रख सकते हैं कि हमें ये चीज़ आपसे पूछनी है, तो इसलिए मातृभाषा जरूरी हो गई। तो क्यों, कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है, तो लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का उद्देश्य आपके प्राथमिक स्तर का है, मतलब बचपन में ही लिपि का ज्ञान सीख लेना चाहिए। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है, तो हिंदी जो है वो आपकी गुजरात की नहीं है, क्योंकि गुजरात में गुजराती बोली जाती है। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड इनमें सब में हिंदी बोली जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियां मानी हैं, तो इन्होंने 8 मानी हैं। हिंदी की कितनी बोलियां, 18, इन्होंने पीछे वाली 8 मान ली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है, तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो साथियों कब से माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, हजारी साहब। अगला क्वेश्चन साथियों है, संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया, तो राजभाषा आपकी हिंदी को घोषित किया गया। आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए कि आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, तो व्याकरण दर्पण जो है वो शिवपूजन साय की रचना है। किसकी है, शिवपूजन साय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला 34, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है, तो हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम आपकी फारसी। निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है, तो बोलने की योग्यता है जो है आशु भाषण यानी कि प्रभावी भाषण है, जबकि शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख ये सब नहीं है, ये लिखने से संबंधित है ना, लेकिन यहाँ पर आशु भाषण। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह, तो अभी देखा था आपने फर्स्ट क्वेश्चन जब कहा था वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सार्थक की बात यहाँ पर आ गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछ रहे हैं जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है, तो वह है राष्ट्रभाषा। किसी भी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियम की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो देवनागरी जो है वो आपकी, देखो हिंदी में मात्राएं होती हैं, नेपाली में मात्राएं होती हैं, मराठी में मात्राएं होती हैं, लेकिन उर्दू जो है वो आपने देखा होगा पता नहीं कैसे लिख देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं तो उर्दू हो जाती है। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए ये देवनागरी नहीं है। आपसे इंग्लिश भी यहाँ पर दे सकता है, ऑप्शन में अंग्रेजी दे सकता है, तो अंग्रेजी में मात्राएं नहीं चढ़ती हैं, अलग से नहीं चढ़ती हैं ऊपर नीचे, सीधी सीधी लिखी जाती है। हाँ, तो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, नहीं तो आप घूम जाएं। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि जो है वो द्रविड़ है। कैसी है? द्रविड़ है। अगला है 42, कौन सी भाषा हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो उपभाषा कौन सी नहीं है? दक्षिणी। कौन सी नहीं है? दक्षिणी। निम्न में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? तो अभिनय जो है वो वाचन का आधार नहीं है। अभिनय वाचन का आधार नहीं है। भैया आपको डांस करना है, अभिनय करना है, नौटंकी करनी है, नचना है, तो उसमें वाचन की कोई बात ही नहीं है। अगला है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान ने भाग 17 के में धारा 343 से 351 तक दिए गए निर्देशानुसार हिंदी को भारत संघ की किस भाषा का दर्जा दिया? तो ये होगा आपकी राज्य भाषा का दर्जा दिया। अगला सिंधी, सिंधु, सिंधी, सिंध, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों को किस शब्द का विकास हुआ है? तो हुआ है हिंदी, हिंदू, हिंदी, इन सभी का। हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं? तो 10, 5 और 10। उपभाषाएं कितनी होगी? 5। उपबोलियां कितनी होगी? 10। प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता था? तो अब हट्ट के नाम से जाना जाता था। अब हट चुकी है, अब हट, यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला अंग्रेजी विद्वान डोनियल जोन्स ने वर्णात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकार किया है? तो इन्होंने पूर्ण वैज्ञानिक भाषा स्वीकार किया है। बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, देखो इससे रट्टा लगा लेना। हमारी भाषा का विकास विकृतावस्था से वियोगावस्था में हुआ है, यह कथन है। तो साथियों ये कथन जो है वो किसका है? आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 49। आप कमेंट कर सकते हैं। 49 का जो आंसर होगा वो साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा, सुनील कुमार चटर्जी। चटर्जी, ठीक है, यहाँ पर चट भी रहा था, पता नहीं क्या लिखा, ऐसा लग रहा था। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा की देन है। हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को जाता है? तो हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत देव भाषा, तो संस्कृत भाषा को जाता है। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपके क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 1800 ईस्वी। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जिस विद्वान ने लिखा उसका नाम था डॉक्टर केलॉग। क्या नाम था? हिंदी भाषा का किसने लिखा? डॉक्टर केलॉग। 53 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगला हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न शब्द से है। तो संस्कृत के हिंदी, हिंदू, ठीक है, किससे है? हिंदू। किससे बना? सिंधु से। सा का उच्चारण वो लोग हा करते थे, ऐसा आपने पढ़ा होगा इतिहास में। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या अभी देखी थी आपने, 5। उपबोलियां कितनी? 10। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है, तो 10वीं शताब्दी।
दा से डॉक्टर, दा से 10, डाक से डॉक्टर, दा से 10। साथियों यहाँ से आप अपने 56 क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन बताए गए उनके आंसर सही है या फिर नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को स्पष्ट करना ही विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये किसका है? स्वीट का है। किसका है? स्वीट का है। अगला 2 क्वेश्चन नंबर है, विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहीं जब ध्वन्यात्मक होकर होंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? उपरोक्त कथन प्लेटो का है, जो इधर उधर पर्स से रहे हैं उसको। भाषा के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है। इस सृष्टि से भाषा शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य हैं? तो कितने हैं? भाव प्रकाशन, भाषा ग्रहण, सृजन, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा तीसरे का ये सभी। क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। आप समझ गए हैं? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे, भाषा की शिक्षा का यह उद्देश्य है कि वह है कि हम दूसरे की कही तथा लिखी हुई बातें ठीक ठीक समझें तथा पढ़ सकें और शुद्ध प्रभावोत्पादन पादक तथा रमणीक ढंग से लिख और बोल सकें। उपरोक्त विचार किस भाषाविद का है? तो ऐसा कौन कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सीताराम चतुर्वेदी। ठीक है। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण सीखने में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? तो किस प्रकार की आएंगी? पठन की समस्या बिल्कुल आएगी, लेखन की समस्या बिल्कुल आएगी, व्याकरण की समस्या बिल्कुल आएगी। इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। देखो, हिंदी भाषा सीखेंगे तो आपको लिखना होगा, लिखने में दिक्कत आएगी। बचपन में तो छोटा आ नहीं बना पाते थे, 2 चूल्हे से टीचर्स आ बनवाते थे। पठन की समस्या, पढ़ने में भी दिक्कत होती है, डा अड़ा अड़ा में अब भी दिक्कत होती होगी बहुत सारे लोगों को। व्याकरण की समस्या बिल्कुल आती है, व्याकरण की समस्या। भाषा की ध्वनि के विकास का काव्यगत अध्ययन क्या कहलाता है? भाषा की ध्वनि के विकास का काव्यगत अध्ययन क्या कहलाता है? ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान कहलाता है। भाषा संरचना का मूल आधार है तो क्या है? ध्वनि प्रतीक है। सर्वाधिक अनुशासनिक ध्वनि किस बोली में पाई जाती है? तो बुंदेली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डैनियल जोन्स को हिंदी भाषा के विकासात्मक इतिहास के लिए किए गए किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्मरण किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा कार्य कर दिया था उन्हें? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट बताइए। बी ऑप्शन, मानक स्वरों के आविष्कार के लिए। क्या? मानक स्वरों के आविष्कार के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बिना किसी अवरोध के स्वर तंत्रियों के से उच्चारित स्पष्ट मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, स्वर कहलाती हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? उच्चारित लिखा है, उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का ए होगा, व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ये सभी होते हैं, इसलिए सभी के साथ चले जाएंगे। उपभ्रंश या अबहट्ट भाषा में स्वरों की संख्या थी तो कितनी थी? उपभ्रंश और अबहट्ट 8 याद कर लो। अंग बन गए हैं ए और औ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के प्रत्येक वर्ण की तृतीय, चतुर्थ और पंचम, मतलब तीसरी, चौथी और पांचवी व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सघोष। किसे आप कहेंगे? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरी, चौथी और पांचवी सघोष, पहली, दूसरी अघोष। ठीक है, सघोष क्या कहलाएंगे? इसको सघोष कहेंगे। सघोष सघोष समझ गए? अगला है, सामने करते हैं, हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में वर्ड प्रथम तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणतत्व के आधार पर क्या कहेंगे? किसे? पहले, तीसरे और पांचवे। देखो एक आराम से कहेंगे, दो करने का तो अल्प प्राण कहेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। दूसरा, चौथा ये आपके तेजी से बोले जाते हैं, ये महाप्राण हो गए, ऐसे ही याद कर लो। तो अल्प प्राण कहेंगे एक, जैसे मरे टूटे से पड़े हो। दो एकदम से तेजी से कहेंगे तो महाप्राण। आपका ध्वनि गुणों के निम्नलिखित भेद हैं। तो ध्वनि गुणों के कितने भेद हैं? मात्रा, सुर, आघात, इसलिए ये सभी गुण हैं। किस व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो अर्धस्वर कौन से होंगे? का, बा, गा और रा नहीं होंगे, का अर्धस्वर। ठीक है। अगला, निम्न में संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कौन से होंगे? व्यंजन नहीं पूछ रहे, संयुक्त स्वर आ, ए, ओ। ए जो है वो है क्या? ए। देखो ए दोनों जगह लिख गया है यहाँ पर, तो ये गलती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जबकि सी भी वैसा ही लिखा है। निम्न कौन सा व्यंजन नासिक है, मतलब नाक से कौन से बोलते हैं? तो माँ। कौन सा? माँ बोलते हैं, वो नाक से बोलते हैं। सा जो होता है वो आपका ऊष्म होता है। या जो होता है या, रा, ला, कहाँ से आता है? अंतस्थ होता है। माँ जो होता है पा, फा, बा, भा, माँ, तो ये नासिक होते हैं। विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो विसर्ग को आप किस में रखेंगे? व्यंजन में रखेंगे, स्वर में रखेंगे, दोनों में रखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका व्यंजन में जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, कौन सा व्यंजन दंत है, मतलब दांत से बोलते हैं? घा। क्या? घा। यहाँ पर भी गलती है, का दे दिया सी में और ए में। कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सा नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में दंत वर्ग का व्यंजन छांटिए। तो दंत कौन सा होगा? धा से दंत, दा से दा। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण आपका चा है। आप यहाँ से अपनी आंसर मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोग की दृष्टि से कितने पक्ष हैं? तो आपके भाषा पक्ष और साहित्य पक्ष दोनों हैं, इसलिए पहले का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भाषा पक्ष के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो भाषा पक्ष के दो पक्ष ज्ञान पक्ष, कौशल या व्यवहार पक्ष दोनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के तत्वों संरचना में होते हैं। तो क्या होते हैं? आपके वर्णमाला होते हैं, शब्द वाक्य होते हैं, ध्वनि वर्तनी होती है, उपरोक्त सभी। तो तीसरे का आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? भाषा के तत्वों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग, ए और बी दोनों। अगला, हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। तो हिंदी साहित्य के मुख्य उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्यों के कितने पक्ष में स्वीकार किए गए हैं? तो इसके शिक्षा और शिक्षण के 3। बी.एस. ब्लूम 3 शब्दी हैं, 3 से याद कर लो। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा एवं मूल्यांकन, इन शिक्षण के उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष में रखा जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट मेगर ने अविक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास कब किया? तो इन्होंने किया 1962 ईस्वी में। अगला, अविक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया? तो रॉबर्ट मेगर ने किया। हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में व्यवहारवादी मनोविज्ञान हैं, तो कौन से हैं आपके? ए और बी दोनों, मेगर और स्किनर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिस वार्तालाप या लेख के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वह भाषा है। तो कैसी है?
मौखिक और लिखित। देखो, वार्तालाप में बोलेंगे, लेखन में लिखेंगे, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या कन्फ्यूजन। अगला है पाठ वस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यवहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं। तो इसके आपके तत्व कितने होंगे। पाठ वस्तु के तत्व का स्वरूप निश्चित करना, ये बात सही है। उद्देश्यों का निर्धारण करना, बात सही है। समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना, ये भी बात सही है। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला लेसन आपका चौथा है, उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण में किन प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाता है। तो कौन सी प्रवृत्तियों पर दिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान शिक्षण मतलब जो शिक्षण दिया जाता है मनोविज्ञान के हिसाब से, बालकों की रुचियां बिल्कुल ध्यान में रखी जाती हैं। ए ऑप्शन सही कह रहा है। अगले में प्रवृत्तियां ये भी व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं क्षमताएं ये भी देखी जाती हैं। इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। शिक्षण सूत्र निम्न में से किन पर आधारित होते हैं। तो बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं। बालक किस प्रकार का है उस पर आधारित आपके शिक्षण सूत्र होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। उपरोक्त कथन है तो किसका है। रेमंड का है। अगला क्वेश्चन है, सूत्र एक आम सच्चाई है जो विज्ञान एवं अनुभव से ली जाती है। ये सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उपरोक्त कथन कहाँ से लिया गया है। तो एक्सपोर्ट डिक्शनरी से लिया गया, एक्सपोर्ट किया गया बस। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है। तो किसने, माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। अगला है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग के द्वारा दिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र कोठार, ठीक है, कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया है। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही है। तो सरल से जटिल की ओर, बिल्कुल सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सारी चीज़ें सही हैं। इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र। देखो, सरल चीज़ों से कठिन पढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। ज्ञात से अज्ञात चीज़ें मतलब पहले बच्चे से पूछो भैया 2 की टेबल आती है, बच्चे ने कह दिया यस, तो आजा बेटा अब तुझे हम गुणा करना सिखाते हैं, भाग देना सिखाते हैं। लेकिन वो हम लोग कहते हैं पहले भाग सीख लो बेटा, फिर इसके बाद गुणा करना सिखाएंगे, तो गलत हो जाएगा ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप समझ गए होंगे। अगला है, शिक्षण के विभिन्न सूत्रों को कौन सा सूत्र सही नहीं है। तो शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सूत्र सही नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर, अभी ऊपर देखा, सही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अगला नौमा में कह रहे भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये उपरोक्त कथन थॉर्नडाइक का है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयोगी है। तो कौन सी है। हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली उपयोगी है। पंचपदी प्रणाली का जनक किसको माना जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। आपने कल सोशल साइंस में भी देखे होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को लेकर बहुत सारे पंचपदी प्रणाली को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए थे। मातृभाषा शिक्षण में किन सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तो आपके अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, इन सभी को रखना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रियाशीलता के सिद्धांत को किन शिक्षा शास्त्रियों ने महत्व प्रदान किया है। तो आपके फ्रोवेल, डीवी और मॉन्टेसरी, इन्होंने सबने क्रियाशीलता के सिद्धांत को किन शिक्षा शास्त्रियों ने महत्व प्रदान किया है। तो सभी ने दिया है। अगला है, अध्यापक को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है। तो व्याकरण एवं साहित्यिक ज्ञान। अगला है, पक्ष शिक्षण के समय
पद्य शिक्षण के समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को किन पक्षों का ज्ञान देना आवश्यक है? तो शब्द शक्ति, शब्द योजना, रस, छंद, अलंकार, इन सभी का। अगला आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं भाषा शिक्षण के 2 अंग कौन कौन से हैं? तो ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण करना मतलब पाना और उसको विचारना, दोनों, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जहां ए भी दोनों है। किसी भी विषय के शिक्षण में किन सूत्रों का विशेष महत्व होता है? तो आपके शिक्षण विधियां, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण सूत्र, इन सभी का होता है, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप यहां से अपनी आंसर शीट को मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी एवं संस्कृत भाषा से हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ, इसके रूप निम्न में से कौन कौन से हैं? तो इसके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण एवं यथार्थ बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो आपके कला चित्र भी बनाए जाते हैं, मानचित्र भी बनाए जाते हैं, ग्राफ भी बनाया जाता है, कैसे भी करके सजा बजा के प्रभावी बनाया जाता है। अणुशक्ति, चलचित्र, मुद्रण कला आदि हिंदी शिक्षण की किन किताबों में या फिर विषयों में समाहित हैं? तो विज्ञान। अणुशक्ति तो विज्ञान में ही होते हैं यार। हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो हिंदी के पृथ्वी राज रासो बिल्कुल पढ़ी होगी, कुरुक्षेत्र भी पढ़ी होगी, महाभारत भी पढ़ी होगी, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ये सभी आंसर हो जाएंगे। हिंदी भाषा में कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है? तो हिंदी भाषा में रामचरित मानस, पृथ्वीराज रासो, महाभारत ये सभी पढ़े होंगे, लेकिन शिक्षण विधि ऐतिहासिक ग्रंथ थोड़ी नहीं है भैया। अगला अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, सानुबंध शिक्षण विद्यार्थियों को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है, उपरोक्त कथन है। तो ये सहानुभूति सी दे रहे हैं साहा का। एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यता समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है, उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? तो डंबिल का है। अगला मातृभाषा का संबंध किन विषयों से है? तो मातृभाषा का संबंध जो है विज्ञान व कला, भूगोल व इतिहास, राजनीति व प्रकृति सभी से, इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। स्मरण, तर्क, निरीक्षण, कल्पना तथा अभिव्यक्ति आदि गुणों को व्यापक रूप देने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? तो मातृभाषा। यदि आपको पता है तो किसी भी चीज़ का ज्ञान दीजिए, आप समझ में आएगा। वर्तमान समय में अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18। हिंदी की बोलियां कितनी? 18। ठीक है, तो अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय? 18 में ही पढ़ाई जा रही है। 2 चीज़ें यहाँ थे, 18 याद रखना। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो आपका अनुकरण से अभ्यास जो है वो शिक्षण सूत्र नहीं है। मूर्त से अमूर्त आपने पढ़ा, ज्ञात से अज्ञात पढ़ा, विश्लेषण से संश्लेषण पढ़ा, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सी वाचन शिक्षण विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि जो है वो वाचन शिक्षण विधि नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो भाष्य विधि नहीं है। चित्र पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? तो ये आपकी चित्र रचना विधि होगी जब चित्र की बात कर रहा है। निम्न में से हिंदी भाषी राज्य कौन सा है? तो आपके असम, बंगाल, उड़ीसा ये सभी हिंदी भाषी हैं। ठीक है साथियों, आप आंसर ऑप्शन से ही जान सकते हैं, सब आदिवासी क्षेत्र हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 से 5 यहाँ पर कर लिए हैं, 6 से 10 अगले में और 10 से 15 अगले में करके आपकी सारी क्लासें समाप्त कर दी जाएंगी। फिर आपके वन लाइनर शाम को देखे जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।